परिचय। क्या तुम जानती हो कि सभी सजीवों को भोजन की जरूरत होती है? इससे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज यानी मिनरल मिलते हैं, जो शरीर के विकास, स्वास्थ्य और बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। हमें भोजन पौधों और जानवरों से मिलता है, जो खेती या पशुपालन के जरिए हमें प्राप्त होता है। श्रुति, हमारे वैज्ञानिक खेती और पशुपालन से होने वाले उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों में जुटे हैं। हाँ, ऐसा इसलिए है कि हमारे देश की जनसंख्या काफी अधिक है और यहाँ 1 अरब से अधिक लोग रहते हैं, जिनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस बढ़ती जनसंख्या को खिलाने के लिए हमें सालाना 1/4 अरब अनाज से अधिक की जरूरत होती है। इस बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए अधिक जमीन पर खेती करनी होगी। हालांकि हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी से घरों और उद्योगों के लिए भी जमीन की जरूरत बढ़ी है, इसलिए खेती योग्य जमीन की कमी आई है। नतीजे के तौर पर हमारे पास खेती योग्य जमीन को बढ़ाने का जरिया नहीं है, इसलिए आवश्यक ये है कि हम फसलों और पशुओं की उत्पादकता को प्रभावी बनाएं। इस मांग को पूरा करने के लिए 2 बड़ी क्रांतियां हमारे यहाँ हुई हैं। पहली हरित क्रांति, इससे अनाज का उत्पादन बढ़ा, और दूसरी श्वेत क्रांति, इससे दूध की उपलब्धता के साथ ही उसके बेहतर और प्रभावी इस्तेमाल में बढ़ोतरी हुई। इन क्रांतियों की वजह से हमारे प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों को इस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है कि उनके संतुलन के पूरी तरह नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर और इसके संतुलन को बरकरार रखते हुए अपना खाद्य उत्पादन बढ़ाएं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: फसल उत्पादन में बढ़ोतरी को समझना, फसलों के विविध प्रकारों में सुधार को समझना, अनाज उत्पादन प्रबंधन को समझना, पोषण के प्रबंधन को समझना, खाद क्या है इसे समझना, खादों के गुणों और प्रकृति को समझना। सिंचाई की प्रक्रिया को समझना, उपज के प्रारूप को समझना, फसल सुरक्षा के प्रबंधन को समझना, फसलों के भंडारण के तरीकों का अध्ययन करना। फसल उत्पादन में सुधार। हम सभी जानते हैं कि गेहूं, धान, मक्का, बाजरा और ज्वार हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर और मसूर जैसी दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। इसी तरह सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रेंडी यानी अरंडी, सरसों, अलसी और सूरजमुखी जैसे तिलहन उत्पाद हमें जरूरी वसा देते हैं। हम जानते हैं कि फल, सब्जियों और मसालों से हमें कई सारे विटामिन और लवण के साथ ही छोटी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा भी मिलते हैं। कुछ जानवरों के लिए कई अनाज जैसे जई, बरसीम और सूडान घास को खाद्य के तौर पर उगाया जाता है। रबी और खरीफ फसलें। क्या आप जानते हैं कि अलग फसलों के लिए अलग प्राकृतिक वातावरण, तापमान और अवधि की जरूरत होती है ताकि उनका उचित विकास हो और जीवन चक्र पूरा हो सके। हमने पहले ही अध्ययन किया है कि पौधों और फूलों का विकास सूरज की रोशनी पर आश्रित है।
कुछ अनाज बरसाती मौसम में बोए जाते हैं। उनको खरीफ फसल कहते हैं, जिसका समय जून से अक्टूबर तक होता है। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, कपास, हरा चना और उड़द को खरीफ की फसल कहा जाता है। कुछ फसलें जाड़ों में उगाई जाती हैं, जिसे रबी का मौसम कहते हैं। ये नवंबर से अप्रैल तक होता है। गेहूं, चना, मटर, सरसों और अरंडी आदि रबी की फसलें हैं। भारत में 1960 से सन 2004 तक अनाज उत्पादन में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि कृषि योग्य भूमि में केवल 25% की बढ़ोतरी हुई है। कृषि कार्य को 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला, बोने के लिए बीजों का चयन। दूसरा, फसल की रोपाई के बाद देखभाल का चरण है। तीसरा चरण, फसल के विकसित होने और कटाई के बाद उसकी सुरक्षा का है। इसीलिए अनाज उत्पादन को सुधारने की मुख्य गतिविधियों को निम्नांकित में बांट सकते हैं। फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन में सुधार, फसल सुरक्षा का प्रबंधन। फसल की किस्मों में सुधार। अच्छी उपज देने वाली फसल की किस्म का चुनाव कई तरह या प्रकार की फसलों के बीच से किया जाता है। इन्हें कई गुणों जैसे बीमारी प्रतिरोधक क्षमता, खाद के साथ अभिक्रिया, उत्पादन की गुणवत्ता और ऊंची उपज इत्यादि के आधार पर उपजाया और छांटा जाता है। वांछित गुणों को फसल की किस्मों में डालने की पहली विधि वर्ण संकरीकरण या हाइब्रिडाइजेशन है। वर्ण संकरीकरण का मतलब आनुवंशिक तौर से भिन्न पौधों का युग्मन करना है। वर्ण संकरीकरण अंतर प्रजातिक 2 अलग प्रजातियों, अंतर जातीय यानी एक ही जीन की 2 अलग नस्लों और अंतरवंशीय यानी अलग अलग जीन वाले हो सकता है। फसल को सुधारने का दूसरा तरीका ऐसे जीन को उनमें डालना है जो वांछित फल दे सकता है। इससे जीन संवर्धित फसलों की प्राप्ति होती है। फसलों की पैदावार और बुआई के तरीके मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। क्योंकि सूखा और बाढ़ जैसे हालात अप्रत्याशित हैं, तो विभिन्न प्राकृतिक हालात और लवणीय मिट्टी आदि के प्रति सहनशील किस्मों को उपयोगी माना जाता है। फसलों की किस्म सुधारने के कारक। फसलों की किस्म सुधारने के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। ऊंची उपज फसलों की प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों की किस्म को सुधारा जाता है। सुधरी गुणवत्ता। हर एक फसल की गुणवत्ता दूसरे से अलग हो सकती है। गेहूं में पकने की खासियत, दाल में प्रोटीन, तिलहन में तेल का होना और फल एवं सब्जियों में भंडारण की गुणवत्ता का होना बहुत जरूरी है। जैविक एवं अजैविक प्रतिरोध। विभिन्न हालात में अनाज उत्पादन कई सारे जैविक और अजैविक तनाव एवं कारण से कम हो सकता है। इसीलिए इन जैविक जैसे बीमारियां, कीड़े और कृमि और अजैविक जैसे सूखा, लवणीयता, बाढ़, ठंड और पाला, इन कारकों की प्रतिरोधी किस्मों का विकास हो तथा उत्पादन बढ़ सके। परिपक्वता। अवधि में परिवर्तन। अनाज उत्पादन की लागत कम करने के लिए कम अवधि की नस्लों को विकसित करना होगा। एक जैसी परिपक्वता अवधि कटाई की प्रक्रिया को आसान बनाकर इस दौरान होने वाले नुकसान को कम करता है। व्यापक अनुकूलन। ऐसी नस्लों को विकसित करने की जरूरत है जो विभिन्न पर्यावरणिक स्थितियों में भी जीवित रह सकें। वांछनीय कृषि आर्थिकी लक्षण। चारा देने वाली फसलों को लंबा और कई शाखों से युक्त होना चाहिए, जबकि अनाज के पौधों को बौना होना चाहिए ताकि
ये जमीन से कम पोषक तत्वों का शोषण कर सकें। इसीलिए वांछनीय कृषि आर्थिकी लक्षणों से युक्त नस्ल का विकास उच्च उत्पादकता के लिए सहायक होता है। फसल उत्पादन प्रबंधन। भारत में छोटे से लेकर बहुत बड़े जोत यानी खेत मौजूद हैं। छोटे किसानों के पास बड़े किसानों की तुलना में कम जमीन, पैसा और सूचना तकनीक तक पहुंच होती है। उच्चतर निवेश और उपज में एक अंतर संबंध है। किसान की वित्तीय स्थिति निवेश की क्षमता को निर्धारित करती है, जिससे आखिरकार खेती की व्यवस्था और उत्पादन के तरीके तय होते हैं। इसलिए उत्पादन के तरीके विभिन्न स्तरों के हो सकते हैं। कोई लागत नहीं वाला उत्पादन, कम लागत वाला उत्पादन और उच्च लागत वाला उत्पादन का तरीका। पोषण प्रबंधन। पौधों को बढ़ने और विकास के लिए पोषण की जरूरत होती है। पौधों के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं। पौधों को हवा, पानी और मिट्टी से पोषण मिलता है। हवा कार्बन और ऑक्सीजन देता है। हाइड्रोजन पानी से मिलते हैं और बाकी 13 तत्व पौधों को मिट्टी से मिलते हैं। इन 13 तत्वों में क्षय की काफी मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए इनको स्थूल पोषक यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बाकी के 7 तत्वों की जरूरत पौधों को कम मात्रा में होती है और इनको सूक्ष्म पोषक यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी पौधों में दैहिक प्रक्रिया जैसे पुनरुत्पादन, विकास और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। उपज को बढ़ाने के लिए मिट्टी को खाद और उर्वरक के तौर पर मिट्टी में इन पोषक तत्वों को दिया जा सकता है। खाद यानी मैन्योर में बड़ी मात्रा में जैविक तत्व के साथ ही मिट्टी को मिलने वाले पोषक तत्व भी थोड़ी मात्रा में होते हैं। ये खाद पशुओं के गोबर और पौधों के सड़ने गलने से बनता है। खाद से मिट्टी में पोषक तत्व और जैविक तत्व बढ़ते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता और उसका संगठन दुरुस्त होता है। बलुआ मिट्टी में खाद डालने से उसकी जल ग्रहण क्षमता बढ़ती है। चिकनी मिट्टी में खाद डालने से निकासी दुरुस्त होती है और पानी लगने की समस्या कम होती है। खाद के इस्तेमाल में हम जैविक कचरे का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पर्यावरण को रासायनिक खाद के अत्यधिक इस्तेमाल से बचाता है। जैविक कचरे का इस्तेमाल कचरे का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग भी संभव करता है। इस्तेमाल होने वाले जैविक पदार्थ के आधार पर खाद को 3 वर्गों में बांट सकते हैं: कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरित खाद। कंपोस्ट जैविक तत्वों और पोषकों से समृद्ध होता है। यह गोबर, घरेलू कचरे, नाले की गंदगी, पुआल, उखाड़े, खरपतवार इत्यादि से बनता है, जिसे एक गड्ढे में सड़ाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट पौधों और पशुओं के गोबर को तेजी से सड़ाने के लिए जब केंचुओं का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हरित खाद फसलों के बिचड़ों की बुआई से पहले ग्वार और कुछ खरपतवार खेत में उगाते हैं, जिसे मिट्टी में हल चलाकर मिला दिया जाता है। ये हरे पौधे इस तरह हरित मैन्योर में बदल जाते हैं, जो मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ाने में सहायता करते हैं। उर्वरक व्यावसायिक तौर पर पौधों के लिए उत्पादित होने वाले पोषक तत्व हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा बढ़ाते हैं। ये बेहतर वानस्पतिक विकास, पत्ते, शाखाएं और फूल को सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
जिनसे स्वस्थ पौधे बनते हैं। उच्च लागत की खेती में बेहतर उपज के लिए उर्वरक एक कारक है। उर्वरक के पूर्णतः काम आने के लिए उसको उचित मात्रा, समय और इस्तेमाल से पहले और बाद की सावधानी का ख्याल रखते हुए खेतों में डालना चाहिए। अत्यधिक सिंचाई की वजह से खेत में मौजूद खाद बह जाती है और पौधों द्वारा पूरी तरह शोषित नहीं हो पाती। यही अतिरिक्त खाद बाद में पानी में प्रदूषण फैलाने का काम करती है। उर्वरक का लगातार इस्तेमाल मिट्टी की उर्वरता को खत्म कर सकता है, क्योंकि उसमें मौजूद जैविक तत्व की क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती और सूक्ष्म जीव विनष्ट हो जाते हैं। अनाज उत्पादन को अधिकतम करने के लिए हमें रासायनिक खादों के अल्पकालिक और मैन्योर यानी जैविक खाद के दीर्घकालीन उपयोग के लाभ पर विचार करना चाहिए, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। जैविक खेती। जैविक खेती एक ऐसा तरीका है जिसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक, खरपतवार नाशक इत्यादि का बहुत कम या नहीं के बराबर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें जैविक मैन्योर, पुनर्चक्रित कृषि कचरा, पुआल और गोबर आदि नीले हरे शैवाल को सुखाकर जैविक खाद के तौर पर पर्याप्त मात्रा में डाला जाता है। भंडारण के समय नीम के पत्तों या हल्दी का इस्तेमाल जैविक कीटनाशक के तौर पर किया जाता है। उत्पादन की ऐसी व्यवस्था कीड़ों मकोड़ों की रोकथाम में सहायक होने के साथ ही पोषक तत्वों की पूर्ति में भी लाभकारी है। सिंचाई। फसलों तक नहरों, जलाशयों, कुओं, ट्यूबवेल वगैरह के माध्यम से पानी पहुंचाने की तकनीक को ही सिंचाई कहते हैं। सिंचाई इन वजहों से महत्वपूर्ण है: जरूरी तत्वों का वितरण, बीजों का अंकुरण, विकास, पोषक तत्वों का अवशोषण। मिट्टी में हुई पानी की कमी को सिंचाई के पानी से पूरा करने की तकनीक और प्रारूप मशीन को ही सिंचाई व्यवस्था के नाम से जानते हैं। 4 तरह की सिंचाई व्यवस्था है। कुओं का निर्माण भूजल के दोहन के लिए किया जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, जैसे खोदा हुआ कुआं और ट्यूबवेल। खोदे हुए कुएं में भूजल की तालिका अवस्थिति के अनुसार ही पानी उपलब्ध होता है। नहरों का संबंध नदी या जलाशय, रिजर्वायर से होता है, ताकि पानी की आपूर्ति हो सके। इसे उपनहर और वितरकी यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बांट देते हैं। रिवर लिफ्ट व्यवस्था। जिन इलाकों में नहर की धारा कम या अनियमित है, वहां लिफ्ट व्यवस्था अधिक तार्किक है। इसमें नदी के नजदीकी इलाकों में सीधा नदी से ही पानी लेकर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। टैंक उन छोटे भंडारकों को कहते हैं जो छोटी मात्रा में पानी को रोकते और बहाते हैं। बुआई के प्रारूप या पैटर्न। फसलों की बुआई के विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं ताकि अधिकतम लाभ मिल सके। फसलों की बुआई के 3 मुख्य तरीके हैं: मिश्रित बुआई, अंतरोपण या इंटरक्रॉपिंग। फसलों का आवर्तन। मिश्रित बुआई का मतलब जमीन के एक ही टुकड़े पर 2 या अधिक फसलों को उगाना है। उदाहरण: गेहूं और चना, या गेहूं और सरसों, या मूंगफली और सूरजमुखी। ये खतरे को कम करता है और किसी एक फसल के नुकसान के वक्त कुछ भरोसा देता है। इंटरक्रॉपिंग से मतलब भूमि के एक ही टुकड़े पर निश्चित क्रम में 2 या अधिक फसलों को उगाना है। फसलों का चुनाव पोषक तत्वों की जरूरत के आधार पर किया जाता है। इसमें एक फसल की एक कतार बोकर दूसरे अनाज की कुछ कतारें लगाते हैं। पूरे खेत में यही क्रम चलता है। उदाहरण:
सोयाबीन और मक्का या बाजरा और लोबिया। इसी तरीके में पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग हो पाता है। इस तरीके में किसी एक फसल में फैली बीमारी या कीड़े का पूरे खेत में असर भी रोका जा सकता है। इस तरह दोनों ही फसलों से बेहतर नतीजे मिलते हैं। फसलों का आवर्तन पूर्व नियोजित और सुचिंतित तरीके से जमीन के एक टुकड़े पर विविध फसलों को उगाना है। यह समय की अवधि पर निर्भर करता है कि फसलों का युग्म में आवर्तन कैसे करें। नमी और सिंचाई की सुविधा को देखकर भी एक कटाई के बाद दूसरी फसल का चुनाव किया जाता है। अगर आवर्तन सही ढंग से किया जाए तो बेहतर उपज के साथ 2 या 3 फसलें वार्षिक तौर पर प्राप्त की जा सकती हैं। फसल सुरक्षा का प्रबंधन। जब हम खेतों को देखते हैं तो पाते हैं कि फसलों में काफी खरपतवार, कीड़े मकोड़े और बीमारियां पाई जा रही हैं। अगर सही समय पर खरपतवार और कीड़ों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसल का अधिकांश नष्ट कर सकते हैं। खरपतवार हमारे खेत में उगे अनचाहे पौधे हैं और भोजन, जगह एवं प्रकाश के लिए प्रतियोगी भी। उदाहरण: गोखरू, गाजर, घास, मोथा। खरपतवार पोषक तत्वों को अवशोषित कर फसलों के विकास को कम कर देते हैं। इसीलिए जुते हुए खेत से फसल के विकास के शुरुआती दौर में ही खरपतवार को हटा देना अच्छी उपज के लिए बेहद जरूरी है। आमतौर पर कीड़े मकोड़े खेत में 3 तरीकों से हमला करते हैं। वे जड़, तना और पत्तों पर हमला करते हैं। वे पौधे के विभिन्न हिस्सों से कोशिका का रस चूस लेते हैं या वे तने और फल पर हमला करते हैं। इस तरह वे फसल के स्वास्थ्य को प्रभावित कर उपज को कम कर देते हैं। पौधों में बीमारियां कीटाणु, कवक और विषाणुओं जैसे रोगाणु फैलाते हैं जो मिट्टी, पानी और हवा में मौजूद होते हैं और पौधों को संक्रमित कर सकते हैं। खरपतवार, कीड़ों और बीमारियों का नियंत्रण कई तरीकों से किया जाता है। सबसे आम तरीका कीटनाशकों का इस्तेमाल करना है, जिसमें कवकनाशी, कीटाणुनाशक और पादप कीटनाशक शामिल हैं। ये पौधों पर स्प्रे किए जाते हैं या मिट्टी और बीजों के शोधन में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन रसायनों का अधिक इस्तेमाल समस्या पैदा करता है क्योंकि वे कई पौधों और जानवरों के लिए विषैले होते हैं और पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के तरीकों में मशीन से उनको हटाना भी शामिल है। आपको ये भी जानना चाहिए कि खरपतवार का नियंत्रण भूमि की अच्छी तैयारी, समयानुकूल बुआई, इंटरक्रॉपिंग और फसल आवर्तन, बीजों के प्रतिरोधी किस्मों के इस्तेमाल या गर्मी में गहरी सिंचाई के तरीकों से भी किया जा सकता है। अनाज का भंडारण। कृषि उत्पादों में भंडारण का नुकसान बहुत अधिक हो सकता है। इस नुकसान के लिए जिम्मेदार कारक जैविक कीड़े, कुतरने वाले जानवर, कवक, दीमक और जीवाणु तथा अजैविक भंडारण की जगह में अनुचित नमी और तापमान दोनों तरह के होते हैं। आप जानते हैं कि ये कारक गुणवत्ता में कमी, वजन में गिरावट, रद्दी उर्वरता, उत्पाद का फीका पड़ना वगैरह के जिम्मेदार होते हैं और आखिरकार इन सब से उत्पादों की बिक्री पर संकट आता है। इन कारकों पर उचित उपचार और गोदामों के व्यवस्थित प्रबंधन से काबू पाया जा सकता है। नियंत्रण और निरोध के उपाय अनाज के भंडारण से पहले अपनाए जाते हैं। इनमें शामिल हैं भंडारण से पहले उत्पाद की सख्त सफाई, पहले धूप और फिर छांव में उत्पाद को सुखाना और कीड़ों को मारने वाले रसायनों का धूमन।
क्या आप जानते हैं, कृषि मंत्रालय की शोध एवं विकास एजेंसी ने चावल की 10 नई किस्मों की खोज की है। उम्मीद है कि इससे उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा और उपज में बढ़ोतरी होगी, ताकि जलवायु परिवर्तन के आयाम में खाद्य उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। ये किस्में हैं वर्षा, धनु, शिंगम, कुंजु कुंजु, वर्ण, कुंजु कुंजु प्रिया, गौरी और श्वेता। इसी तरह श्री अरुण और श्री वरुण मीठे आलू की नई किस्में हैं। चारा बनने वाली फसल की 3 नई किस्में भी BL 180, JHO 99-1 और RO 19 के नाम से जानी जाती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। फसलों के लिए आवश्यक 13 पोषक तत्व हैं। इनमें से 6 काफी मात्रा में आवश्यक हैं, जिनको स्थूल पोषक के नाम से जानते हैं, जबकि बाकी 7 तत्वों की कम मात्रा में जरूरत होती है। मैन्योर और खाद फसलों को पोषक तत्व देने के मुख्य स्रोत हैं। जैविक खेती एक ऐसा तरीका है जिसमें खाद, कवकनाशी, कीटनाशक आदि के तौर पर रसायनों का कम से कम या बिल्कुल ही नहीं उपयोग किया जाता है। जैविक खाद, पुनर्चक्रित कचरे और खेती के स्वस्थ तरीकों का इसमें अधिकाधिक इस्तेमाल होता है। मिश्रित खेती एक खास खेत पर कृषि उत्पादन के साथ ही पशुपालन इत्यादि इकट्ठा करने को कहते हैं। मिश्रित बुआई एक ही जमीन पर 2 या अधिक फसलों को एक साथ बोने को कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग का मतलब निश्चित तरीके से 2 या अधिक फसलों को बोने से है। फसल आवर्तन का मतलब जमीन के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों को निश्चित तरीके से एक के बाद एक बोना है। उच्च उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, जैविक और अजैविक प्रतिरोध, पकने की अवधि को कम करने, व्यापक अनुकूलन और वांछनीय कृषि आर्थिक गुणों की प्राप्ति के लिए गुणवत्ता में बढ़ोतरी आवश्यक है।